स्टार्ट कर देते हैं। तो कल हम लोग ने कौन सा पॉइंट पढ़ा था इंपॉर्टेंट, एक बार वो फटाफट बता दो क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, जो पॉइंट्स फोर्स से रिलेटेड थे कि ये ग्रेविटेशन फोर्स ऐसी ऐसी होती है। वो पॉइंट्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बिना उस पॉइंट्स के ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने मजा नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट क्या था, ग्रेविटेशन फोर्स किसके लिए यूज होती है? पॉइंट मासेस। बहुत सुंदर, मैं हूं पॉइंट मासेस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या था, होता था इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, स्पेलिंग गलत हुई तो माफ करना, ठीक है, मुझे स्पेलिंग्स नहीं आती। अट्रैक्टिव फोर्स है। उसके अलावा और हाँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। और फोर्थ पॉइंट, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। और फिफ्थ पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके ओके ओके। सिक्स्थ पॉइंट, एक और पॉइंट बोला था लास्ट खत्म करने वक्त, क्लास याद करो। एक पॉइंट बोला था ना कि अगर दो लोग हैं, तीसरा, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, ये सब चीज याद होती है जल्दी से। बताओ क्या पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ, अरे शर्म आती है क्या बोलने में, इफ टू बॉडीज के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द थर्ड मास, राइट। ये सब कुछ पॉइंट्स थे हम लोग के जो हम लोग ने पढ़े थे, और ये पॉइंट्स जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये पॉइंट्स रटे होने चाहिए हम लोग के दिमाग में। ओके, तो आज नया टॉपिक मतलब इसका आगे कंटिन्यूएशन हम लोग करना है, वो है सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हेडिंग डालो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या डाल दी सबने हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नाम से समझ में आ रहा है सुपरपोजिशन मतलब क्या हुआ, कि अभी तक हम लोग ने फोर्स जो बात की, कितने मासेस के बीच में बात की, कितने ऑब्जेक्ट्स के बीच में बात की है, टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो आ रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F on 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू F on 2 ड्यू टू 1 माइनस साइन के साथ इज इक्वल्स टू कितना आएगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या ये दो, अभी तक हम लोग ने दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स देखा है, एंड दिस व्हेनेवर वी टेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट, तो वो दोनों मिला के क्या बनता है, एक सिस्टम, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है, या तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, तो किसी एक पे या किसी एक जगह पे या किसी पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होगा, वो फोर्स हम लोग किससे निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। जैसे कि अगर मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स है, अच्छा तीन ऑब्जेक्ट्स जो है ना, अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिमेट्री के अंदर रहेंगे। सिमेट्री मतलब क्या हुआ, जो शेप्स हम लोग सिमेट्रिकली देख सकते हैं, लाइक सबसे कॉमन क्या हो गया, ये शेप क्या होता है, ये पता है सबको, ये बेइज्जती मत कराओ यार, ये शेप कौन सा है, हाँ हाँ ट्राइंगल, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4, ये स्क्वायर, हाँ स्क्वायर ना, ऐसे मोस्ट ये सारे शेप्स कैसे हो गए, सिमेट्रिकल शेप्स, राइट। तो जनरली हम लोग सिमेट्रिकल शेप्स देखेंगे, बट इन केस अगर रैंडम शेप आ गया, रैंडम कोई आ गया, मतलब कि एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, तो भी करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म। सिर्फ मुझे क्या निकालना पड़ेगा इस केस में, हम लोग अलग अलग केसेस सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। तो अभी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर इफ आई हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, इसको नाम दे देंगे हम लोग 1 2 एंड 3। तो नेट फोर्स ऑन एनीवन, किस पे भी नेट फोर्स, मान लो मेरे को इस पे नेट फोर्स निकालनी है, या इस पे निकालनी है, या इस पे निकालनी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे नेट फोर्स। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप एनालिसिस का क्या होगा इसमें, फर्स्ट स्टेप, अच्छा मैंने बोला फाइंड नेट फोर्स ऑन 1, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि चेक करो कि 1 पे फोर्स कौन कौन लगा रहे। तो 1 पे फोर्स कितने लोग लगा रहे, 2 लोग। कौन, इसको नाम दे देते हम लोग, इसको नाम दे देंगे रामलाल, इसको नाम दे देंगे श्यामलाल, कोई दिक्कत। तो 1 पे फोर्स कौन लगा रहे, अरे बोलो यार, और 2 पे 1 पे एक और फोर्स कौन लगा रहा है, 3। तो क्या 1 पे नेट फोर्स 2 और 3 की वजह से होगा, नेट फोर्स किसकी वजह से होगा,
2 और 3, क्या डायरेक्टली ऐड करेंगे कि वेक्टर एडिशन होगा? वेक्टर एडिशन। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग को बनाना पड़ेगा एफबीडी। क्या हम लोग ने एफबीडी वर्ड सुना है कभी जिंदगी में? हाँ सुना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। तो 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो 1 पे एक फोर्स, जैसे ये अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। तो 1 को 2 अपनी तरफ इधर खींचेगा और 1 को 3 अपनी तरफ इधर खींचेगा, है ना? तो नेट फोर्स कहाँ आएगा? बीच में। नेट फोर्स कहाँ आएगा? बीच में। तो हम लोग नेट फोर्स कैसे निकालेंगे इसके लिए? तो अगर इसको और छोटे तरीके से देखा जाए तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, मतलब ये नेट फोर्स हो गई एफ नेट। ये हो गया मेरा F1, ये हो गया मेरा F2। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एंगल कितना हुआ? क्या हमेशा 60 होगा क्या? अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द शेप। तो फिर नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? एफ नेट इज इक्वल्स टू, थोड़ा बड़ा इसमें अगर यहाँ लिखा जाए तो एफ नेट कितना आएगा? एफ नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। एंड थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन F1 एंड F2। थीटा क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन F1 एंड F2, दो फोर्स के बीच का एंगल। ये जो है ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो गया मेरा? थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी है? 60। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर? एफ नेट इज इक्वल्स टू, सीधा सीधा क्या मेरा F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम है कि अलग? मान लो ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस भी कितना है? A, और ये भी कितना है? A, तभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। तो क्या F1 की वैल्यू कितनी आ गई? F1 इज इक्वल्स टू, सबका मास m ले लो, m। तो कितना हो जाएगा? G m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? G m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। दोनों में कोई अंतर? क्या F1 इक्वल्स टू F2 है, तो दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 कितना होता है? 1/2। cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2। क्या 2 ने 2 को मार दिया तो क्या बचा? F नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, दोनों सेम है 1 2 3, तो कितना आ जाएगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। तो कितना आ गया? 3F स्क्वायर। F बाहर आ गया रूट के, तो क्या बचा मेरे पास? F नेट इज इक्वल्स टू √3F। और F की वैल्यू कितनी है? GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो मेरा F नेट कितना हो गया? F नेट इज इक्वल्स टू √3GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अभी ध्यान से समझ लो, डाउट से तो पूछ लो, क्योंकि मैं अभी कराऊंगा सवाल जो तुमको खुद से करने पड़ेंगे। खुद से करने से क्या होगा? पहले ट्राई करना, नहीं आया तो मैं बताऊंगा, बट ट्राई करने से तुम्हारा नॉलेज इनहांस होगा एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे कैसे अप्रोच लगानी। ठीक है, बात समझ में आई सबको? तो मेन मेरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने ये सिखाया कि अगर मुझे नेट फोर्स निकालनी है तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी? नेट फोर्स कैसे निकलेगी? वेक्टर एडिशन से। किसके वेक्टर एडिशन से? टोटल फोर्सेस के, है ना? उससे हम लोग नेट फोर्स निकाल लेंगे, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पता होना चाहिए मुझे? एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। अगर मेरे पास 1 रहो, 2 रहो, 3 रहो, 1000 रहो, 500 करोड़ रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर एंगल पता है तो मुझे निकालने में कोई दिक्कत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सुंदर, मजा आ गया, वाह वाह। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 1 2 3 4 मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ अभी धीरे धीरे। ए फाइंड नेट फोर्स ऑन 1। सवाल, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1। क्या मैं फर्स्ट स्टेप बताऊं? देखो किस पे निकाला नेट फोर्स? 1 पे। तो 1 को बना लो। अब चेक कर 1 पे फोर्स कितने लोग लगा रहे? 1 2 की 3। डायरेक्शन बना लो अब उसकी। क्या 1 पे पहली फोर्स नीचे? क्या 3 उसको नीचे बुलाएगा? तो ऐसे लिख लो, F on 1 ड्यू टू 3। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। क्या 1 को 2 भी अपने तरफ खींच लेगा? तो क्या आएगा? F on 1 ड्यू टू 2। इसको ऐसे रीड करते, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू
टू। अरे आया कि नहीं आया? क्या ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी कितना है? ए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पर? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू कितना होगा? जी एम स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। यस और नो? एफ ऑन वन ड्यू टू थ्री कितना होगा? जी एम स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। यस और नो? यहां तक किसने किया था? यहां तक कर लिया था। सेकेंड स्टेप फिर अगर हो गया हो तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहां पर आएगा? बीच में। ये आ गया कौन सा? एफ नेट ड्यू टू वन कॉमा सॉरी ड्यू टू टू कॉमा थ्री। 2,3 की वजह से नेट फोर्स कहां आया? बीच में। अरे आया नहीं आया? उसके अलावा क्या ये थ्री कौन सा नंबर है? 4। क्या ये 4 भी वन पे फोर्स लगाएगा? और कहां लगाएगा? बीच में खींचेगा। मतलब इस पे एक और फोर्स है बीच में, वो कौन सी है? एफ ऑन वन ड्यू टू 4। यस और नो? इस पे अभी नेट फोर्स कितना आएगा फिर? एफ नेट बिकॉज ऑफ 2,3 प्लस एफ ऑन वन ड्यू टू 4। क्या ये इस पे टोटल फोर्स हो जाएगी? है कि नहीं? तो कैसे निकाला मैंने? सबसे पहले 2 की वजह से 3 की वजह से जो नेट आई वो, और एक 4 की वजह से जो नेट आई वो, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल फोर्स ऑन वन। अरे यस और नो? अच्छा अभी एक और चीज देखो बस, फिर सॉल्व कर लो। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? एक सेकेंड, इन दोनों के बीच में नहीं, एफ नेट ड्यू टू 2 and 3 और एफ वन ड्यू टू एफ ऑन वन ड्यू टू 4 0। तो क्या डायरेक्टली ऐड कर देंगे? अरे हाँ या ना? डायरेक्टली ऐड कर देंगे F1 प्लस F2। तो तुमको पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और दोनों को ऐड करना है, तो विल गेट द आंसर। तो इसका F नेट कितना आएगा? F नेट ड्यू टू 2,3 इज इक्वल्स टू, यही लिख लेता हूं मैं नीचे, F नेट ड्यू टू 2,3 कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है। तो कितना आएगा? F1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 कितना? 0 cos 90। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? पूरा 0। तो आंसर कितना आएगा फिर? F ऑन 2,3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, वो 0 हो गया तो कितना आया? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? तो क्या आया? F2,3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2F स्क्वायर। कितना आ गया? 2F स्क्वायर। तो कितना आ गया? F2,3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू एफ, अंडर रूट 2 इंटू एफ। और इसका वैल्यू कितना हो गया? F2,3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या ये वैल्यू आ गई मेरे पास? क्या सबको यहाँ तक आ गया लिख के? कोई दिक्कत? अब क्या होगा? अब मेरे को एक और फोर्स कौन सी निकालनी है? F क्या होता है ये? अब मुझे और कौन सी फोर्स निकाली है? F1 4। तो वो कैसे निकालेंगे? तो एक बार छोटा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4। क्या 4 वाली फोर्स इधर है कि नहीं? ये डिस्टेंस ये अगर A है, ये भी A है, ये भी A है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √2 है। स्क्वायर है ना? स्क्वायर के अंदर उसका क्या बोलते हैं, डायगोनल कितना होता है? ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? √2 है। कितना हो जाएगा? √2 है। तो F14 कितना हो गया? जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया? √2a का होल स्क्वायर। यस और नो? तो कितना आ गया? F14 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे फिर? इस पे नेट फोर्स कितनी होगी? एक रिजल्टेंट इसकी वजह से और एक ही इसकी वजह से, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसको और इसको हम लोग क्या कर देंगे? तो आंसर क्या आएगा? निकाल लो, फाइनल आंसर बताओ जल्दी जल्दी। ऐसे आएगा देखो, ये और वो ऐड करेंगे हम लोग सीधा सीधा, इसको ऐड कर देंगे F2,3 प्लस F14। तो इसका वैल्यू कितना है? अंडर रूट 2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, वो कहाँ गया? ये रहा, जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे यस और नो? तो कितना आएगा? 2√2
जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन। तो अगला सवाल देखते हैं किसको आता है किसको नहीं आता है। किसको नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा ही, पर हम लोग को ट्राई करना आवश्यक है। तो यू शुड ट्राई विथ फुल हार्ट एंड डेडिकेशन। क्या यहाँ तक सबका लिख के हो गया? अरे यस और नो, अरे यस और नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, उसको मैंने रख दिया ओरिजिन पे। उसको कहाँ रख दिया? ये सब सारे स्टैंडर्ड सवाल है, यू शुड नो दिस, है ना। ये सब आएंगे तो हम लोग अच्छे अच्छे सवाल और कर पाएंगे। ये अच्छा ही सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। अगला पार्टिकल है जिसको मैंने यहाँ पर रख दिया, जिसका डिस्टेंस कितना है 1, जिसका डिस्टेंस कितना है 1। फिर अगला पार्टिकल यहाँ रख दिया जिसका डिस्टेंस कितना है 2, जिसका डिस्टेंस कितना हो गया 2। फिर यहाँ रखा उसका डिस्टेंस हो गया 4, ये m ये भी m। फिर अगला वाला हो जाएगा 8 पे, अगला वाला कहाँ पे हो जाएगा 8 पे। फिर अगला वाला हो जाएगा, इसको थोड़ा और अगर बढ़ा दे हम लोग, अगला वाला हो जाएगा 16 पे। क्या तुमको कुछ पैटर्न दिख रहा है? क्या पैटर्न है? कुछ तो पैटर्न है शायद मेरे हिसाब से। क्या पैटर्न है? ये 1 है 1 का डबल, 2 है 2 का डबल, 4 है 4 का डबल, 8 है 8 का डबल, 16 है। तो अगला नंबर कितना आएगा यहाँ पर 32, है ना। तो ऐसे पार्टिकल्स है कब तक? ऐसे कहां तक है? इनफाइनाइट। ऐसे कहां तक है पार्टिकल्स? इनफाइनाइट। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं 0,0। तो जो पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे है उस पे मुझे क्या निकालना है? नेट फोर्स। उसमें क्या निकालना है? नेट फोर्स। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और ट्राई करो, तुमको आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेप देखो, बहुत सिंपल है। मैं हिंट्स देता हूं तुम लोग को, फिर ट्राई करना। क्या ये x इज इक्वल टू 0 पे? जब भी ऐसे सवाल है तो हम लोग को क्या मानना है? व्हेनेवर, लिसन, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे एक किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसको एक बार के लिए रेस्ट पे मान लेंगे, ठीक है। तब हम लोग को समझ में आएगा चीजें कैसे हो रही। जैसे कि मेरे को फोर्स किस पे निकालनी है? इस पार्टिकल पे, फर्स्ट पार्टिकल जो x इज इक्वल टू कहां पर है 0 पे। सबसे पहला अप्रोच क्या है कि भाई इसको मान लो मैंने पकड़ लिया। अब देखो कि अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो इस पे कहां कहां फोर्स लगेगी। तो क्या ये वाला, इसको नाम दे दिया हम लोग ने m1 m2, सबका मास सेम है, ठीक है। ये वाला पार्टिकल इसको कहां खींचेगा? अपनी तरफ। क्या ये वाला भी इसको खींचेगा? क्या वो वाला भी खींचेगा? क्या सबका डायरेक्शन सेम क्या अलग? क्या सब इधर ही खींचेंगे? तो फोर्स ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ऐड। मतलब सारा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस जो भी है XYZ ऐसे ऐड होता रहेगा। यस और नो? तो सबसे पहले मेरा स्टेप है कि मैग्नीट्यूड निकालना, कि पहला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये मेरा पहला पार्टिकल है जो ओरिजिन पे है, इसका मैग्नीट्यूड हमको कंसीडर नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसी पे तो फोर्स लगेगा। ये कहां पर है? x इज इक्वल टू, इस पर इसका मास कितना है m। अगला पार्टिकल कहां है? फर्स्ट पार्टिकल x इज इक्वल टू 1, इसका मास भी कितना है m, राइट। तो और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो मेरा F1 कितना हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू, बोलो, जी एम स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। यस और नो? है ना। फिर उसके बाद क्या है? मेरा अगला पार्टिकल कहां पर है? अगला पार्टिकल कहां पर है? x इज इक्वल टू 2 पे। अब इसको भूल जाओ एक बार, इसको मैंने निकाल दिया, इसको भूल जाओ। क्या x इज इक्वल टू 2 पे? अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? इसका और इसका 3 कैसे हुआ? 2 होगा ना, उसका पोजीशन वेक्टर है वो। x इज इक्वल टू, मैंने लिखा x इज इक्वल टू कहां पर है? 2 पे। तो इसका और इसका डिस्टेंस कितना हुआ? 2। तो F2 कितना होगा? जी एम स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन। अगला पार्टिकल का है 4, x इज इक्वल टू, तो F4 लिख दूंगा यहाँ पर क्योंकि फोर्थ थर्ड पार्टिकल की वजह से हो रहा है। तो कितना आएगा? जी एम स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। यस और नो? ऐसे कब तक है? इनफाइनाइट तक। ऐसे कहां तक है? क्या सबका डायरेक्शन सेम है? तो सब क्या हो जाएंगे? ऐड। तो हम लोग कैसे करें? मैं सॉल्यूशन क्यों बता, सारा तो मैंने बता दी, कोई बात नहीं। तो F टोटल निकालना है मुझे। क्या निकालना है? F टोटल या फिर F नेट। तो कितना आएगा? F नेट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F4 प्लस F8 प्लस
16, फिर उसके बाद 16 का डबल 32, 32 का 64, 64 का बोलो बे, हाँ हाँ 128 ना 120। तो ऐसे हम लोग को लिखना है। चलो लिख लो यहाँ तक। सॉल्यूशन तो मैंने ही बता दिया तुम लोग को, इसने किया था, कुछ तो किया था इसने। बहुत सही किया, बहुत सही, बढ़िया बढ़िया। अब उसको ये कौन सा सीरीज दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको? एपीजीपी एचपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो फिर F1 की वैल्यू कितनी है? जी एम स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 1। फिर उसके बाद कितना आएगा? जी एम स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन, इसका नंबर कौन सा है? हाँ 4 का स्क्वायर 16, फिर जी एम स्क्वायर अपॉन 64 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सो ऑन अप टू क्या आ जाएगा? तो क्या जी एम स्क्वायर कॉमन आ गया? जी एम स्क्वायर क्या हो गया? अच्छा अपन ने डिस्टेंस लिया नहीं ना, तो इसको अपन ये जो 1 है इसको अपन ऐसे बोल देंगे 1a, इसको बोल देंगे 4a, इसको बोल देंगे 2a। क्यों a? क्योंकि नीचे का a चला गया ना, इसलिए से कुछ फर्क पड़ता नहीं, लिख लेंगे हम लोग 8a 16a 32 है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर। तो क्या कॉमन आ जाएगा अभी हम लोग के पास? अच्छा ये समझा नहीं कि मैंने क्या किया? नहीं समझा? जैसे हम लोग नंबरिंग लिखते हैं ना, नीचे आता है ना जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वही लिखा है बस। तो क्या कॉमन आएगा इसमें? एफ टोटल इज इक्वल्स टू, क्या जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया? यस और नो? तो पहला नंबर क्या बचा? 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसको बोलते हैं, ये कौन सा प्रोग्रेशन हुआ? दिस प्रोग्रेशन इज नोन एज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये कौन सा प्रोग्रेशन हुआ? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो लिख लो वहां तक। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। तो इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? ध्यान से देखो, 1/4, सबको 4 से मल्टीप्लाई करते चलो नीचे, 4 4 16, 16 4 64, 64 इंटू 4 करेंगे तो आगे का नंबर आएगा। यस और नो? है ना? सो कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं किससे? आर से। किससे डिनोट करेंगे? आर। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/4। और ए यानी फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या हुआ? 1। और सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का कितना सम आएगा? इनफाइनाइट सीरीज का सम आता है ए अपॉन ए माइनस आर। कितना हो जाएगा? a अपॉन a माइनस आर। तो कितना आएगा? 1/1 माइनस आर कितना है? 1/4। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? बताओ बताओ बताओ। 4 - 1 2 नहीं 3 4/3। अरे आया नहीं आया, है ना? तो ये पूरी सीरीज जो है उसका सम कितना आ गया? 4/3। और मेरा एफ टोटल कितना आएगा फिर? एफ टोटल इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। This is one of the very good questions. It was asked in JEE Mains 2018. लिख लेना कहाँ का पूछा है, क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने से। एक दो करो फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे आगे का। एक सवाल और कर लो। क्या सवाल करोगे? एक बनाओ डब्बा, दूसरा भी बनाओ बड़ा डब्बा। ठीक है, इसको थोड़ा अलग बनाएंगे। सही।
फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। इसमें कौन सा पॉइंट याद रखना है, मैं चलो हिंट दे देता हूँ, छोटा सा हिंट। इसमें पॉइंट याद रखना, क्या पॉइंट है मेरा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। कैसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। दिस पॉइंट को याद रख के ही ये क्वेश्चन होगा। कोई कोई महापुरुष क्या करेंगे, जैसे हम लोग सब महापुरुष है, हम लोग क्या करेंगे सीधा सीधा, फॉर्मूला क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का? G(m1m2 अपॉन r²। अरे यस और नो? तो m दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर लाओ। इतना आसान है क्या? इतना आसान होता तो ऐसा लल्लू सवाल कोई देता तुम लोग को? नहीं देता। कुछ तो है इसमें, सोचना है। क्या सोचना है? कि फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अब सोच के करो, बुद्धि लगाओ, बस सोच लो। आंसर नहीं आया तो चलेगा। आई वांट टू सी, आई वांट कि तुम लोग सोचो। ये पॉइंट ध्यान रखना बस। कौन सी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। तो अट्रैक्शन हमेशा किसके बीच में होगा? बॉडीज के बीच में कि उनके सेंटर्स के बीच में? सेंटर्स के बीच में। यही पॉइंट, कंसेप्ट यही है, सारा कंसेप्ट इसी में। क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मींस व्हाट? अट्रैक्शन इज बिटवीन व्हाट? सेंटर्स। क्या मेरे सेंटर्स ये और ये है ना? इसका सारा मैथ्स है। क्या टोटल लेंथ कितना है? 2l। तो सेंटर कहां पर होगा? ऑब्वियस सी बात है l पे, राइट? वैसे इसका टोटल लेंथ कितना है? l। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l/2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यस और नो? यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं यहां तक थोड़ा सा और इसको ऐसे जोड़ दूं, तो क्या यही डिस्टेंस मुझे निकालना है r? क्योंकि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, राइट? ये डिस्टेंस निकालना है। ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ वी नो दैट दिस डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस कितना है? नीचे वाला l/2। ये डिस्टेंस कितना है? ये कितना हो जाएगा? l/2। ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? क्योंकि ये टोटल कितना है? l। ये उसका भी आधा हो गया, तो कितना हुआ? l/2। तो ये l/2, ये l/2, तो क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं? तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? r इज इक्वल्स टू √ऑफ l/2 का होल स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर। अरे आया नहीं आया? तो r इज इक्वल्स टू √ऑफ कितना आएगा? l²/4 प्लस l²/4। हाँ, तो r इज इक्वल्स टू √ऑफ 2l²/4। 2 ने 4 को मार दिया। अरे कितने बार मार दिया? 2 1 जा 2, तो r कितना आया? √2 आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? l/2 यार आ गया बस। तो अब फोर्स का फॉर्मूला मैंने बचपन में सीखा ही था। क्या था मेरा बचपन का फॉर्मूला? F इज इक्वल्स टू G छोटू m इंटू बड़ा M अपॉन डिस्टेंस कितना है? l/√2, इसका होल स्क्वायर। तो l² और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। के 2 को हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो फॉर्मूला का F क्या हो जाएगा? 2G छोटू m बड़ा M अपॉन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ये वाला। समझा अभी? चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड, चलो इतना ही लिखो पहले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सुनो, बस जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनो और समझो कि क्या चल क्या रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है? हम लोग क्या सीखा है बचपन से? एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन मींस व्हाट? चेंज इन स्पीड, है ना? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? जब भी टाइम के हर चीज जो हम लोग दुनिया में देख रहे हैं, तुम्हारे उठने से लेके सोने तक का जितना भी स्केड्यूल है दिन का, सब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम। तो टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग वेस्ट कर देते एकदम आसानी से, पर ठीक है, अलग बात है। पर हम लोग सब चीज किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट? सो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? हम लोग ने सीखा था बचपन में, v - u/t, है ना? अगर मैं बोलता हूं कि एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मैंने एक्सेलरेशन कितना बोला है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या होगा?
इसको अगर हम लोग हिंदी में समझे, फील लेने की बात करें कि एक्सेलरेशन का फील क्या है, तो एक्सेलरेशन है क्या चीज। अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे समझेंगे हम लोग। इसका मतलब ये होगा कि हर सेकंड में ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड। मान लो अगर उसने इनिशियली 0 से स्टार्ट किया, तो अगले सेकंड में स्पीड कितनी होगी 10, उसके अगले में कितनी होगी 20, फिर 30, फिर 40, राइट। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक बॉडी मूव कर रही है। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक बॉडी मूव करेगी। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड में बॉडी की स्पीड जितना भी उसका वैल्यू है उतनी उतनी बढ़ती जाएगी। यस और नो, अरे यस और नो, है ना। तो इसी से एक फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला, हम लोग इसको इधर लात मार दो टी को, तो क्या आएगा, AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। तो क्या बनेगा यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। यार इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था ना, है ना। V इज इक्वल्स टू क्या आया, U प्लस AT। तो ये हमको क्या सिखा रहा है, क्या शो कर रहा है कि भैया जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल प्लस A इंटू टी। अगर मेरे को ये नहीं पता हो तो भी क्या तुम लोग ने स्पीड्स बताई मुझे कि पहले अगर 0 तो अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी 10, फिर उसके अगले सेकंड में फिर 30। अगर मैं बोलता हूं कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 5, इनिशियल वेलोसिटी है 5 और एक्सेलरेशन भी कितना है 5, तो बता फर्स्ट सेकंड में स्पीड कितनी हो गई 10, फिर 15, फिर 20। क्या 5 से बढ़ रही है। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर, तो V इज इक्वल्स टू U कितना है 5 प्लस A कितना है 5 और T कितना है मान लो 1, तो कितना आया 10। वेलोसिटी इन 1 सेकंड कितना आई, अरे आई कि नहीं। और फिर 2 सेकंड के लिए देखो, V इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5 प्लस 5 इंटू 2, तो कितना आ गया 15। 200 सेकंड में कितनी आ गई 15। तो हम लोग को फॉर्मूला पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग को समझ में आ गया तो ये इसलिए बताया क्योंकि, अच्छा अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन आता क्यों है, कोई भी बॉडी में एक्सेलरेशन आता क्यों है। किसी भी बॉडी को अगर एक्सेलरेट करना है तो हम लोग को क्या देना पड़ेगा, फोर्स, है ना। उसी फोर्स से क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और फर्स्ट लॉ को इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी काइंड ऑफ चेंज। तुम लोग बैठे हो तो बैठे रहोगे, चल रहे हो तो चलते रहेंगे, खा रहे तो खाते ही रहेंगे, सो रहे तो सोते रहेंगे। ये सब इनर्शिया में आ गए, सब क्या है इनर्शिया। अरे यस और नो, है ना। फिर सेकंड लॉ आता है। सेकंड लॉ ने क्या, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुमको एकदम कंसेप्ट क्लैरिटी समझ में आए कि सेकंड लॉ आया था। सेकंड लॉ ने क्या बोला, तो सेकंड लॉ भी कुछ तो था। क्या था सेकंड लॉ, वो ये था कि भाई हाँ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना। इसको हम लोग उल्टा बोलते हैं, एक्चुअली इसको फील करने के लिए उल्टा समझो कि जब तक फोर्स नहीं लगेगी तब तक मोमेंटम चेंज होगा क्या, तो चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। हम लोग पढ़ते कैसे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, पर एक्चुअल में क्या है कि जब तक फोर्स लगी ही नहीं तब तक मोमेंटम चेंज हुआ क्या, नहीं। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। फिर वहां से मेरा डिराइव करके इक्वेशन बनता है क्या, कि मैंने देखा कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अरे यस और नो, तो हम लोग मानते हैं कि बॉडी का मास कांस्टेंट है, बॉडी का मास क्या है कांस्टेंट। तो क्या बना था, F इज इक्वल्स टू K इंटू M इंटू क्या बचा मेरे पास dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt मतलब किसके बराबर है, एक्सेलरेशन। तो क्या बना मेरे पास, F इज इक्वल्स टू K M A, और K की वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं 1। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तभी आएगा जब बॉडी पे क्या लगेगी, फोर्स। तब बॉडी पे क्या लगेगी, फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटी। यहाँ पे फोर्स, अच्छा ग्रेविटी फोर्स है खुद, उसको लगा कौन रहा है, धरती माँ। अरे लगा कौन रहा है, अरे है कि नहीं धरती माँ, धरती माँ है ना हम लोग की, है ना। हाँ, तो फोर्स कौन लगा रहा है, धरती माँ। तो धरती माँ किस पे फोर्स लगा रही है, हम सब पे अभी फोर्स है कि नहीं, पहले ये बताओ, है कितनी फोर्स है। मेरे को तो पता है मेरे पे कितनी फोर्स है, तुमको पता है क्या, नहीं। तुम्हारा वेट कितना है, जैसे मेरा वेट 100 किलो है तो मेरा वेट अगर 100 किलो है सही में, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000 न्यूटन। तो मेरे पे फोर्स कितना है, और उसका डायरेक्शन कहाँ है, नीचे, पाताल के अंदर। मैं पाताल में जाऊंगा मरेगा, तो उसका फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड्स, राइट। लेकिन मेरे बॉडी पे फोर्स पूरी बॉडी पे लग रही है कि सेंटर ऑफ मास पे लग रही है, सेंटर ऑफ मास। अगर अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगती तो क्या बॉडी का बिहेवियर अलग होता, तो मैं ऐसे चलता या फिर ऐसे चलता लेकिन मैं ऐसे चल रहा हूँ क्या,
नहीं, क्योंकि मेरी फोर्स एग्जैक्टली कहाँ लग रही है, सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करूं, अगर इसका वेट एक साइड से बढ़ा दूं तो क्या पेन का मोशन ऐसे हो जाएगा, या फिर इधर से बढ़ा दूं तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे गिरा हुआ अभी तो क्या स्ट्रेट गिरा है। स्ट्रेट गिरने का मतलब क्या हुआ, इस पे फोर्स कहाँ लगी है, सेंटर ऑफ मास। फोर्स कहाँ पे लगी है, सेंटर ऑफ मास। लेकिन थोड़ा सा वेट यहाँ बढ़ जाए तो क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। सेंटर ऑफ मास जैसे शिफ्ट हुआ तो क्या फोर्स भी, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी शिफ्ट हो गया, और फिर उसका थोड़ा बहुत बेंड हो गया बॉडी। यस और नो, है ना। तो जब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कमिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इज कमिंग बिकॉज ऑफ gravitational force, and this gravitational force is applied by whom, earth, on whom, us, हम सब पे भी फोर्स लगी। लेकिन क्या हम लोग नीचे जा रहे हैं क्या, नहीं, उसका भी कारण है। ये कारण समझो, क्या कारण है उसका नीचे नहीं जाने का। उसका कारण ये है कि ये चेंज कैसे होगा, ये ऐसे। हाँ, उसका कारण क्या है कि मान लो ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का क्या हो गया, सेंटर। यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, रेडियस। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, जो भी है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो क्या मेरे पे नीचे फोर्स लगेगी, मेरे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तब मेरे फोर्स यहाँ लगेगी कि यहाँ लगेगी, फर्स्ट की सेकेंड, फर्स्ट की सेकेंड। क्यों, क्योंकि इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये बात क्लियर होना हम लोग को जरूरी है। लेकिन क्या मैं एकदम पाताल, फिर से वाइट हो गया, क्या मैं पाताल में घुस गया क्या, क्यों नहीं गया, कोई तो कारण होगा ना नीचे नहीं जाने का। नॉर्मल रिएक्शन, कौन सा कारण है, नॉर्मल। मतलब मेरे पे एक अपवर्ड फोर्स भी लगी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। वो हो गई नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। विदाउट कांटेक्ट नॉर्मल आने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ, मान लो मेरा मास कितना है, m, तो मेरे पे फोर्स कितनी हो गई, फोर्स कैसे निकालेंगे, g मास ऑफ अर्थ इंटू मेरा मास अपॉन, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, नहीं मैं तो जमीन पे हूं, मेरे पे कोई डिस्टेंस ही नहीं है अर्थ और मेरा। अरे है कि नहीं है ना, कितना डिस्टेंस है, आर ई। क्यों आर ई डिस्टेंस लिया हम लोगों ने, क्योंकि फोर्स कैसी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। तो फोर्स कहां से एक्ट हो रही है मेरे पे, सेंटर से। यस और नो। तो ये हो गई फोर्स, किस पे फोर्स हो गई है, मेरे पे। ये फोर्स कितनी हो गई, जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो अभी एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैंने बचपन में सीखा था अभी 2 मिनट पहले, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास। तो बस फिर यहाँ कर दो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन अर्थ का मास कि मेरा मास। फोर्स किस पे लग रहा है, हम लोग पे लग रहा है ना, तो हम लोग का मास लेंगे कि अर्थ का मास लेंगे, हम जिस पे फोर्स लगता है उसका मास लेते। क्या बात क्लियर है, सोचने वाली बात है ना। जिस पे फोर्स लगेगा उसमें तो चेंजेस आएंगे, तो हम लोग मास हमेशा किसके लेंगे, जिस पे फोर्स लगे। तो फोर्स किस पे लग रहा है, मेरे पे, तो कितना आ गया, F बाय एम। तो इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, ए जी इज इक्वल्स टू हम जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर अपॉन एम। क्या एम ने एम को मार दिया, अरे मारा कि नहीं मारा, तो क्या बचा, ए जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। यस और नो। अब ध्यान से अगर हम लोग देखें तो क्या क्या एम ई भी कांस्टेंट है और आर ई भी क्या है और जी भी क्या है, तो क्या पूरी वैल्यू कांस्टेंट बन गई। तो ए जी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, जिसको हम लोग सॉल्व करके कितना निकालते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि हम लोग आलसी है तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो। सो दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन क्या ये पूरे अर्थ पे सेम के अलग अलग, सोच, क्या इसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा, चेंज तो आएगा, इसमें चेंज तो आएगा। कैसे चेंज आएगा वो हम लोग देखेंगे अभी, अगले एपिसोड में नहीं, अभी देखेंगे, पहले ये लिख लो। हाँ, ये जो हम लोग अभी एंड किए थे डिस्कशन कि ये जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या हमेशा सेम रहेगा कि चेंज भी होगा।
तो कोई तो चीज ऐसी होगी जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो चेंज होता है। जैसे कि मैं पहले रहता था महाराष्ट्र, पुणे में, मुंबई में, तो वो थोड़ा प्लेन एरिया हो गया। प्लेन मतलब जमीन, मतलब वो जहाँ पहाड़ नहीं है ना। लेकिन अभी मैं यहाँ आया हूँ तो क्या है, यहाँ माउंटेन्स है। तो क्या मेरे हाइट में वेरिएशन हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? मैं वहां रहने की आदत है हमें बचपन से, और मैं एकदम से यहाँ आ गया, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम डिफिकल्टीज फॉर मी टू स्टे हियर, है ना। तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ आने से क्या हो गया, कुछ अलग हो गया क्या? नहीं, है तो इंडिया ही, सब सेम है। तो अलग क्या है यहाँ पर? हाइट। अलग क्या हो गया? हाइट। जब हाइट चेंज हो जाती है तो जी भी क्या हो जाता है? चेंज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी? चेंज। लेकिन ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसमें ना हम लोग एक फॉर्मूला रट लेते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है? जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। ये हम लोग को दिमाग में रटित होता है, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे, कब, कहाँ और क्यों एप्लीकेबल है, इसको समझो। वो समझने के लिए एक छोटा सा, तो ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, वो क्या कि ये क्या हम लोग ने अभी काइनेमेटिक्स पढ़ा है। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जी इज इक्वल टू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम पार्टिकल को ऊपर उछालते हैं, नीचे फेंकते हैं, कभी इधर से, कभी इतनी हाइट से, कभी उतनी हाइट से। लेकिन क्या उस सारे केसेस में हम लोग ने जी को कांस्टेंट माना है कि वेरिएबल माना है? कांस्टेंट, है ना। जी को क्या माना है? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ही नहीं बनते। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड है? तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड है? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। लेकिन मैं अभी तुमको कुछ और ही बोल रहा हूँ। जब हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम वर्टिकल मोशन देखते हैं, वर्टिकल मोशन, तो उसमें हम लोग क्या, सारा खेल एक ही जगह पे क्या आ जाता है? जी। लेकिन हाइट तो चेंज हो रही है, लेकिन मैं जी को चेंज करता हूँ क्या? नहीं। इसका मतलब जी तो मेरा कांस्टेंट ही है। जी तो मेरा क्या हुआ? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जी चेंज तो होगा हाइट के साथ, लेकिन उसकी कुछ हाइट की लिमिट्स है कि इतने हाइट तक चेंज होगा, उसके हाथ नहीं होगा, उसके बाद कुछ और होगा, राइट। तो लिमिट्स हम लोग को पता होना, अरे हाँ कि ना, वो लिमिट्स पता नहीं रहेंगी तो हम लोग फॉर्मूला कब कौन सा यूज करना है हम लोग को पता नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेंगे, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट लिखा सब लोग ने? हाँ। तो अगर 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 हम लोग एक गोला बना ले, ये क्या है? गोला। ये है रेडियस ऑफ अर्थ। यहां पे ले गया मैं तुमको उठा के। मान लो तुम्हारा मास कितना है? m, और ये हाइट कितनी हो गई? h। तो इस पॉइंट पर तुम्हारा g डैश नया कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। यहां पर g कितना है? g me अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये g कहां पर है? सरफेस पे। ये g कहां पर है? सरफेस पे। लेकिन अगर सरफेस से मैंने हाइट चेंज कर दी तो क्या मेरा जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? अरे यस और नो? क्या वही चेंज मुझे निकालना है? वही चेंज मुझे निकालना है, लेकिन कुछ कंडीशंस ये है कि सारी हाइट में चेंज नहीं होता। अब मैं पहले उस पर तुमको थोड़ा बता देता हूँ कि अगर हाइट, देखो रेडियस को काउंट मत करो, सरफेस से काउंट करो हाइट। हम लोग हाइट कहाँ से काउंट करेंगे? अब तुम पाताल में से तो ऊपर नहीं आए, तुम सरफेस से ऊपर जाओगे ना। अरे यस और नो? तो हम लोग हाइट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? सरफेस। तो सरफेस से अगर हाइट 10 किलोमीटर तक है तब तक जी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो जी विल बी कांस्टेंट। जी विल बी कांस्टेंट कब तक? फ्रॉम 0 to 10 किलोमीटर्स। 0 से लेके 10 किलोमीटर की अगर हाइट होगी तो एच जी में कोई चेंज आने वाला, उसके लिए कोई फॉर्मूला वैलिड, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर 10 किलोमीटर से 500 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से, अब मैं ये जो बोल रहा हूँ क्यों वैलिड है सब तुमको अभी प्रूफ से समझ में आएगा, पर ये ऑब्जर्वेशंस है। 10 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर के लिए हम लोग अभी डिराइव करेंगे। फिर 500 किलोमीटर के ऊपर जो चेंज आएगा हाइट, देखो 500 किलोमीटर बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है? 10 किलोमीटर मतलब माउंट एवरेस्ट, वहां तक जी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। फिर उसके ऊपर और चले गए तुम लोग 10 से 500 में, तब जी में थोड़ा थोड़ा क्या आएगा? चेंज आएगा।
जी में चेंज आना कोई छोटी मोटी बात है क्या? नहीं, इट इज अ वेरी बिग थिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर और पोल्स, ये इक्वेटर हो गया और एक पोल्स हो गए, तो इक्वेटर और पोल में जी का अंतर है, तो उसकी वजह से चेंज आता है कि नहीं आता है? बहुत कम चेंज आता है, लेकिन आता है। जैसे बोलते हैं पोल्स पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात रहती है। अरे पोल्स पता है ना, साउथ पोल, नॉर्थ। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ये लिखा तुमने यहाँ तक। अब आगे देखो, हम लोग देखेंगे इसका वेरिएशन कैसे होगा। तो हम लोग को इस हाइट पे निकालना है, ये सरफेस से, ये सरफेस हो गया, ये हाइट कितना हो गया h, और इसको गोला बना दे अगर हम लोग, ये गंदा बन गया बहुत, इसको अच्छे से बनाएंगे गोला। ये हो गया हाइट h, यहाँ मुझे निकालना है g डैश, ये हो गया रेडियस, ये हो गया इसका मास m। तो कैसे निकालेंगे हम लोग अभी? तो कितना आएगा? g का फॉर्मूला क्या है? g इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। क्या हाइट बढ़ने से अर्थ के पास में कोई चेंज आया? नहीं आया, पर चेंज किस में आया? हाइट में आया। तो कितना आएगा? जी डैश इज इक्वल्स टू जी। क्या जी में भी कोई चेंज आएगा? क्या जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कल ही बता दिया था, वो हर मीडियम में हर जगह क्या रहेगा? सेम। तो जी इंटू इधर कितना आ जाएगा? एम ई अपॉन, बस हाइट चेंज हो गई तो क्या आएगा? आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई प्लस एच का होल। तो क्या आएगा इधर? जी एम ई अपॉन, क्या मैं आर ई स्क्वायर को कॉमन ले लूं? तो क्या ले लिया मैंने यहाँ पर? आर ई स्क्वायर को ले लिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर? 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आती बात हम लोग की, जो मैंने पॉइंट बताया वो क्या था कि 0 से लेके 10 जी में कोई चेंज नहीं, जी क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मेरा फॉर्मूला देख, फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला? जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। जितना एच छोटा होगा, क्या उतनी ये ओवरऑल वैल्यू कम होगी? न्यूमरेटर जितना छोटा, क्या उतना ओवरऑल वैल्यू कम हो गया? अब जितना ओवरऑल वैल्यू कम हो, जैसे अगर मैं लिखूं अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 है ना, 10 किलोमीटर ले लो तो कितना हुआ? 1/640। क्या इट इज 0.00? इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, yes or no? It is very small quantity, and when such type of quantities are there, we can neglect this, उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? we can use binomial theorem। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? binomial theorem। तो कैसे यूज होगा इसमें? देखो सिंपल, तो कितना है? ऐसे आ गया। तो whenever क्या होगा कि ये हो गया h अपॉन आर ई, इट इज वेरी 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 लेस देन 1, है कि नहीं? छोटा है बहुत, और इसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं 0.1 और 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? तो इट इज और छोटा हो गया। तो h बाय आर ई तो ऑलरेडी छोटा है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। अरे ये और नो है ना, और भी छोटा हो जाएगा। तो कैन वी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट। तो इसको ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, जे जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर क्या जी के बराबर है? ये किसके बराबर है? तो मेरा क्या आया? जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू, क्या इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बचा? 1 प्लस एच अपॉन आर ई का पावर -2। क्यों -2 हुआ? क्योंकि मेरी इच्छा होगी लिखने की। नहीं, कोई तो कारण होगा ना -2 लिखने का। अरे ऊपर चला गया ना। हाँ, तो क्या हम लोग ये यूज कर सकते हैं अभी? तब हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। और वो 2 को हम लोग इधर नीचे ले आएंगे तो क्या बचा मेरे पास? जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, 1 माइनस 2h बाय आर। क्या ये फॉर्मूला, लेकिन क्या ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है? नहीं। यही कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे देनी थी। जब हम लोग सवाल करते हैं तो हम लोग को ऐसे दिखता है कि हम लोग फटाफट ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आएगा, पर उससे आंसर आ जाता है गलत। और एग्जामिनर इतने चालाक होते हैं। क्यों चालाक होते हैं? सवाल तो इजी देंगे, पर उनको पता है कि तुम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करोगे, और इससे जो आंसर आएगा वो पहले ही ऑप्शन दे देंगे। हम लोग फटाफट आगे आगे हम लोग टिक कर देंगे और फटाक से क्या हो जाएगा? -5 है ना, माइनस मार्क्स मिलते ना, नुकसान हो जाएगा। इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। दिस फॉर्मूला ये कब वैलिड होगा? इट इज वैलिड फॉर 10 to 500 किलोमीटर्स। जब डिस्टेंस कहां से कहां हो?
10 टू हम हाइट 10 से 500 किलोमीटर के बीच में ही ये फॉर्मूला वैलिड है, नहीं तो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। लिख लो, ये भी यहाँ तक लिख लो, पूरा डेरिवेशन लिख लो इसका। यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। ये याद से लिखना वो पॉइंट, लेकिन इट इज वैलिड ओनली फॉर 10 टू 500 किलोमीटर। 0 से लेके 10 तक जी कांस्टेंट है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। 10 से 500 में ये फॉर्मूला लगेगा, और 500 के बाद बताऊंगा अभी। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाय r। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर 10 टू 500 किलोमीटर्स। उसके ऊपर 1 किलोमीटर भी हो गया तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर डिस्टेंसेस अबव 500 किलोमीटर के आगे जो भी डिस्टेंस होगा उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 500 किलोमीटर के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोग सिंपल यूज करेंगे g डैश इज इक्वल टू g अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर। खत्म। यही फॉर्मूला यूज करना है। किसके लिए? जब डिस्टेंस ग्रेटर देन 500 किलोमीटर हो, हमको यही यूज करना है, वो वाले पे या किसी भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ही क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन जब भी, जैसे अगर तुमको बोला है re बाय 4 डिस्टेंस दिया है एट हाइट h इज इक्वल टू re बाय 4, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? सोच, ये वाला कि वो माइनस वाला g1 माइनस 2h बाय r। re बाय 4 मतलब कितना हुआ? 64000 अपॉन 4, 1600। तो 1600 ग्रेटर देन 500 हुआ कि नहीं हुआ? पर हम लोग कौन सा यूज करते थे? 1 माइनस 2h बाय r अभी तक। तो उससे गलती होती थी आंसर, और जो उससे आंसर आता था पहले ही ऑप्शन होता था। हो गया गलत। तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? g अपॉन re प्लस, तो इसका ऐसा बनेगा g अपॉन re प्लस re बाय 4 इसका होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करना, तो तुम्हारा आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो रॉन्ग। कर ले एक सवाल छोटा सा। फाइंड g, अरे ओरल लिए, फाइंड g एट re बाय 5, हाइट h इज इक्वल्स टू re बाय 5। आ जाएगा ना इसका आंसर तुम लोग को? चेक कर लो पहले। 5 12 60, हाँ 1280। तो ये तो 500 से ज्यादा हुआ, तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। re बाय 5 मतलब 5 re 6 re 5 का होल स्क्वायर। कैसे आया? ठीक, इसकी वैल्यूज पुट करके भी कर लेना, पर जरूरत नहीं, इतना कर दे से हो जाएगा।